कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 6.2 सीखेंगे, जिसमें हम कंटिन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे कि वो इंटीग्रल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो जैसा कि हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले मॉड्यूल में भी देखा था कि कॉन्वोल्यूशन का जो या किसी भी कॉन्सेप्ट का सिग्नल प्रोसेसिंग में जो बेसिक एग्जांपल जहां से हम शुरुआत करते हैं वो होता है रेक्टेंगुलर पल्स। तो हम एक सिंपल एक रेक्टेंगुलर पल्स लेते हैं, ये t है, ये x ऑफ t है, और जो रेक्टेंगुलर पल्स हम ले रहे हैं वो है -1 से 1 तक डिफाइंड, और जिसकी हाइट है 1। और हम ये अभी के लिए एक एज्यूम कर रहे हैं कि x ऑफ टाउ और x ऑफ t और h ऑफ t जो है वो दोनों सेम है। तो ये जो सेम रेक्टेंगुलर पल्स है ये x ऑफ t और h ऑफ t दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि जो कॉन्वोल्यूशन है उसे हम लिखते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t विच इज इक्वल टू इंटीग्रल -∞ to ∞ x of tau h of t minus tau d tau। तो जैसा कि अगेन हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इस इंटीग्रल को कंप्यूट करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि हम t को टाउ से रिप्लेस कर दें, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल वेरिएबल है वो है टाउ। तो फिर से हम इस t को रब कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं टाउ। तो अभी हमारा इस इंटीग्रल के अंदर में जो फंक्शन है वो है x ऑफ टाउ, जो कि हमारा यहाँ पे मौजूद है, तो उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो h है वो है h ऑफ t माइनस टाउ, तो हमें यहाँ पे h ऑफ टाउ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगेन जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि h ऑफ टाउ को h ऑफ t माइनस टाउ में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले h ऑफ टाउ को फ्लिप करना होगा ओरिजिन के अराउंड, और उसे t टाइम से आप शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में। तो उसे हम अगर अब ड्रॉ करते हैं तो वो फंक्शन कुछ इस तरीके से लगेगा। ये है हमारा टाउ, ये है h ऑफ t माइनस टाउ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इट विल गो फ्रॉम t -1 टू t + 1। अब हमारा क्या पर्पस है, हमें ये इंटीग्रल निकालना है, यानी कि हमें x ऑफ टाउ को और h ऑफ t माइनस टाउ को मल्टीप्लाई करके हमें इंटीग्रेट करना है ओवर द वेरिएबल टाउ। तो अभी आप इन दोनों ग्राफ्स को देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर नॉन जीरो तभी होगा जब इस रेंज और इस रेंज के बीच में ओवरलैप होगा, यानी कि जो हमारा t-1 से t+1 का रेंज है और जो -1 से 1 का रेंज है उसके बीच में कुछ ओवरलैप होना चाहिए। तो यहाँ पे अब जो ओवरलैप है वो 3 तरीके से हो सकता है। तो हम पहले t को बहुत हाईली नेगेटिव लेंगे और फिर धीरे धीरे t को बढ़ाएंगे, ताकि ये जो हमारा जो फंक्शन है h ऑफ t माइनस टाउ वो टाउ एक्सिस पे धीरे धीरे मूव करता रहेगा। तो जब हमारा h ऑफ t माइनस टाउ में जब t हमारा बहुत नेगेटिव है तो जो h ऑफ t है वो कुछ ऐसा होगा जो x ऑफ टाउ के पूरे लेफ्ट साइड में होगा, जबकि कोई भी ओवरलैप नहीं है। अगर हम थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे t को तो फिर जो ओवरलैप है वो कुछ इस तरीके से होगा कि लेफ्ट साइड से थोड़ा सा ओवरलैप होना शुरू होगा। फिर जब हम t को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद में ये दोनों सिग्नल पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएंगे, और फिर हम अगर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो फिर ये ओवरलैप कुछ इस तरीके से होगा,
और फिर अगर थोड़ा और बढ़ाते हैं तो ये सिग्नल फिर पूरी तरह से राइट साइड में चला जाएगा और दोनों के बीच में कोई ओवरलैप नहीं होगा। तो यानी कि जब हमारा ओवरलैप इस तरह का जब था, तो ये ओवरलैप कब होगा? तो ये जो टाइम था ये t-1 है और ये ओवरलैप और ये टाइम है t+1। तो इस ओवरलैप के लिए ओवरलैप ऑन द लेफ्ट साइड के लिए हमारा क्या जरूरी है कि t-1 should be less than -1 and t+1 should be greater than -1। तो इससे हमारे पास क्या आता है? t is less than 0 और इससे हमारे पास आता है t is greater than -2। यानी कि जब हमारा t जो है वो -2 से 0 के बीच में है तो हमारा जो ओवरलैप होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और t जब -2 से छोटा है तो इन दोनों सिग्नल्स के बीच में कोई ओवरलैप नहीं होगा। जब t इक्वल टू 0 हो जाता है तो दोनों सिग्नल्स के बीच में परफेक्ट कंप्लीट ओवरलैप है, तब h ऑफ t माइनस टाउ पूरा x ऑफ टाउ के ऊपर जाके बैठ जाता है। और फिर जब t को हम थोड़ा और बढ़ाते हैं तो हमारे पास आता है ओवरलैप ऑन राइट। तो जब ओवरलैप ऑन राइट होता है यानी कि हमारा जो h ऑफ t माइनस टाउ जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये ओवरलैप कब होगा? जब t-1 1 से छोटा होगा और t+1 1 से बड़ा होगा। यानी कि यहां से हमारे पास आता है t इज लेस देन 2 और यहां पे हमारे पास आता है t इज ग्रेटर देन 0। यानी कि 0 से 2 के बीच में जब t होगा तो हमारा ओवरलैप ऑन द राइट होगा, और जब t 2 से जब बढ़ जाता है तो अगेन इन दोनों सिग्नल के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है, यानी कि ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो अब इस कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें अब ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हमें इन दो अलग अलग रेंज के लिए करना होगा। पहले हम इसे t-2 से 0 के रेंज के लिए करेंगे और फिर t 0 से 2 के रेंज के लिए करेंगे। तो अभी अगर आप इस ग्राफ को अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब हमारा t जब -2 से 0 के बीच में है, -2 लेस देन t लेस देन 0 और ये है 0 लेस देन t लेस देन 2। तो जब हमारा t जब -2 से 0 के बीच में है यानी कि ओवरलैप कुछ इस तरीके का है, तो हमारा जो इंटीग्रल है टाउ के ऊपर वो कहां से कहां होगा? वो होगा -1 से लेके t+1 तक, क्योंकि इसी रेंज में इन दोनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो है। -1 के पहले अगर देखें तो x ऑफ टाउ 0 है और t+1 के बाद में देखें तो h ऑफ t माइनस टाउ 0 है। यानी कि इस लेफ्ट साइड वाले रेंज में हमारा जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ -1 से t+1 तक होगा। वैसे ही जो राइट साइड वाला जो रेंज है t का, उसमें हमारा जो इंटीग्रल होगा वो होगा t-1 से लेके 1 तक, क्योंकि 1 के बाद में x 0 है और t-1 के पहले h 0 है। तो अभी हम अगर उसे अगर प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आता है? तो अभी हम अगर -2 लेस देन t लेस देन 0 वाला रेंज अगर लेते हैं तो हमारे पास आता है y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल, जैसा कि हमने बताया कि लेफ्ट साइड वाले केस में हमारा जो इंटीग्रेशन का रेंज होगा वो होगा -1 से लेके t+1 तक, और जो इंटीग्रेशन के अंदर में जो फंक्शन है वो क्या होगा? अब हमारा जो x है वो उस रेंज में कांस्टेंट है यानी कि 1, और जो h है वो भी उस रेंज में कांस्टेंट है यानी कि उसकी वैल्यू है 1। तो दोनों का प्रोडक्ट ऑब्वियसली होगा यूनिटी, तो यहाँ पे हम बस सीधा d टाउ लिख सकते हैं। और इस इंटीग्रल को हम अगर करेंगे तो ये बहुत सिंपल इंटीग्रल है, हमारे पास आएगा t+1
2। वैसे ही हम अगर 0 से 2 के रेंज में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा y ऑफ t इज इक्वल टू, इस केस में राइट साइड वाले केस में हमारा जो इंटीग्रेशन लिमिट्स है वो कहां से कहां होगा, t माइनस 1 से लेके 1 तक। तो हम अगर इसे इंटीग्रेट करते हैं t माइनस 1 से लेके 1 तक, अगेन जो इंटीग्रैंड है यानी कि जो इंटीग्रल के अंदर में जो फंक्शन है वो होगा 1, क्योंकि t माइनस 1 से 1 के बीच में x इज ऑल्सो 1 एंड h इज ऑल्सो 1। सो अगेन यहां पे सिर्फ आएगा डी टाउ, और ये भी एक बहुत सिंपल इंटीग्रल है, इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्ट 2 माइनस टाउ। तो अब हम अगर इस फंक्शन को अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो वो कैसा लगेगा, उसे हम प्लॉट करके देखते हैं। तो उसे हम अगर प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरह का लगेगा। अब ये है हमारा t, सॉरी दिस शुड बी t नॉट टाउ। तो अब अगर हमें इसे अगर प्लॉट करते हैं तो हम अगर इस फंक्शन को देखें t प्लस 2 जो है -2 से 1 के बीच में, तो ये अगर हमारा है -2 से 0 के बीच में, तो एट t इक्वल टू -2 दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये फंक्शन लीनियरली इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और स्लोप इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। तो हम अगर इसे प्लॉट करते हैं तो 0 पे द वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो दिस विल बी अ लीनियर फंक्शन लाइक दिस। और 0 के बाद क्या होगा, 0 के बाद अगर हम देख सकते हैं कि 0 से 2 के बीच में ये फंक्शन हमारा है 2 माइनस टी, और 2 के बाद में ये फंक्शन अगेन 0 हो जाता है। तो अगेन फिर ये हम 2 तक आएंगे और यहां पे देखेंगे तो t इक्वल टू 0 में इस फंक्शन की वैल्यू है 2 विच इज सेम एज दिस, और t इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 0, यानी कि टाइम 0 से 2 तक ये फंक्शन लीनियरली डिक्रीज करेगा और 0 पे आके मिल जाएगा। हम कैसे जानते हैं कि लीनियरली डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें जो इक्वेशन की स्लोप है वो है -1, यानी कि ये स्लोप इस तरीके से कुछ लगेगा। तो ये हमारा जो रिजल्ट है वो बन गया y ऑफ t वर्सेस t विच वी कैन सी इज अ ट्राइंगल। अब सपोज मैं आपसे कहूं कि इस ट्राइंगल का आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के मुझे बताओ, तो एक तरीका तो ऑब्वियसली है कि आप इस ट्राइंगल के एक्सप्रेशन को आप फूरियर ट्रांसफॉर्म के इक्वेशन में डाल सकते हैं और फिर इंटीग्रेशन करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसी की जगह पे हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म का अगर कॉन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करें तो उससे आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म चुटकी में निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अगर टाइम डोमेन में हमारा जो फंक्शन है वो अगर एज अ कॉन्वोल्यूशन अगर रिप्रेजेंट किया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि y ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इंटू कैपिटल H ऑफ j ओमेगा। ये हमारा कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है जो हमने पहले एक मॉड्यूल में देखा था। तो अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा x ऑफ t और h ऑफ t दोनों ही एक रेक्टेंगुलर पल्स हैं एंड दे आर एग्जैक्टली वन एंड द सेम, और रेक्टेंगुलर पल्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हमें पहले से पता है। तो इस पर्टिकुलर फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू है वो होगा 2 साइन ओमेगा बाई ओमेगा इनटू द सेम थिंग 2 साइन ओमेगा बाई ओमेगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए कितनी आसानी से बिना कोई इंटीग्रेशन किए, बिना किसी झमेले के, हमने कितनी आसानी से इस ट्रायंगुलर पल्स का हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। तो ये भी एक एग्जांपल है कि किस तरीके से आप फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को यूज करके आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।
तो ये था एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। अब हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। किस तरीके से? इस एग्जाम्पल में हमने x ऑफ t और h ऑफ t दोनों को रेक्टेंगुलर पल्स लिया था और उनकी विड्थ भी हमने सेम ली थी। अब देखते हैं कि हम अगर उनकी विड्थ अगर अलग अलग लेते हैं तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो किस तरीके से चेंज हो जाता है। तो अभी हम लेंगे x ऑफ t को हम ले रहे हैं फ्रॉम -2 से 2 तक और उसके मैग्नीट्यूड को हम 1 ही रख रहे हैं। और जो h ऑफ t है उसे हम हमारा पुराना जो था -1 से 1 और यूनिट 1 हम वही रख रहे हैं। तो अभी हमें निकालना है y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t which is equal to integral -infinity to +infinity x of tau into h of t minus tau d tau। तो जैसा कि हमने पहले किया था, इसका जो इंटीग्रेट करने का पहला स्टेप है वो ये है कि हम t को टाउ से रिप्लेस कर दें, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन वेरिएबल है वो है टाउ। तो इसे हम अगर रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाएगा टाउ, ये है टाउ और यहाँ पे भी आ गया टाउ। और अभी हमने क्या करना है, इस इंटीग्रेशन में हमारा जो x ऑफ t है वो x ऑफ टाउ बन गया है, तो वो तो सेम है जो पहले था, लेकिन जो h है वो है t माइनस टाउ। तो अगेन हमें उसे फ्लिप करके राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो हम अगर वैसा अगर करेंगे तो हमारे पास आएगा ये टाउ, ये h ऑफ t माइनस टाउ। तो सपोज हमने उसे यहाँ पे बनाया, दिस इज इक्वल टू t माइनस 1 एंड दिस इज t प्लस 1। तो अगेन जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि अलग अलग t की वैल्यूज के लिए ये जो फंक्शन है h ऑफ t माइनस टाउ ये अलग अलग जगह पे रहेगा एक्सिस पे। जब हमारा t जब हाई पॉजिटिव है तो ये बहुत राइट साइड में रहेगा, जब हमारा t हाई नेगेटिव है तो ये बहुत लेफ्ट साइड में रहेगा, और इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ t के लिए ये यहाँ पे बीच में रहेगा। तो अगेन हम देख सकते हैं कि t अगर बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो तो फिर से x ऑफ टाउ और इसके बीच में कोई ओवरलैप नहीं होगा और उसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 0 आएगा। तो नॉन जीरो रिजल्ट के लिए ये जरूरी है कि ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है ये दोनों के बीच में ओवरलैप हो, यानी कि t की वैल्यूज इंटरमीडिएट रेंज में हो। तो वो इंटरमीडिएट रेंज क्या है? तो पिछले एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास दो अलग अलग केस आए थे, यहाँ पे हमारे पास 3 केस आएंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों की रेंज अलग है। तो पहला केस जो होगा वो ये होगा, अगेन हम ऑब्वियसली जो बहुत हाई नेगेटिव टी वाला जो पोर्शन है उसे हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो इंटरमीडिएट वैल्यूज के लिए हम अगर लेते हैं तो पहला जो हमारा इंटरेस्ट का पॉइंट है वो है टी वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से ओवरलैप है, तो ये है t माइनस 1 और ये है t प्लस 1। दूसरा जो इंटरमीडिएट रेंज है जो कि पिछले केस में नहीं था, वो था कि जब हमारा h ऑफ t माइनस टाउ पूरी तरीके से x के अंदर है। पिछले केस में ये सिचुएशन अराइज नहीं हुई थी क्योंकि दोनों का रेंज एग्जैक्टली सेम था, लेकिन अगर दोनों का रेंज सेम नहीं है तो आप t को अगर चेंज भी करेंगे इस रेंज के अंदर में तो आपका जो h है वो पूरी तरह से x के अंदर रहेगा। और तीसरा केस ऑब्वियसली है जब हमारा h है यहाँ पे जिसमें ओवरलैप राइट साइड से हो रहा है। तो ये जो रेंज हैं ये सारे t माइनस 1 और t प्लस 1 तक है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इन सारे ग्राफ्स के लिए जो t की वैल्यूज हैं वो सब अलग अलग हैं। तो क्या रेंज है आइए देखते हैं। इस पर्टिकुलर केस के लिए हमें चाहिए
कि t minus 1 should be less than minus 2 and t plus 1 should be greater than minus 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि जो t है that should be less than minus 1 and it should be greater than minus 3। यानी कि minus 3 से minus 1 जब t होगा तो हमारा जो h है वो यहाँ पे होगा और इन दोनों के बीच में लेफ्ट हैंड साइड से ओवरलैप होगा। इस केस में जो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 टू t प्लस 1, क्योंकि -2 के पहले इन दोनों का प्रोडक्ट इज 0 और t प्लस 1 के बाद में भी इन दोनों का प्रोडक्ट इज 0। सो ये इंटीग्रेशन होगा -2 से लेके t प्लस 1 के बीच में। इंटीग्रेशन के अंदर में क्या होगा, यूनिटी, क्योंकि x और h इस रेंज में यूनिटी है तो उनका प्रोडक्ट भी यूनिटी होगा। सो d tau विच गिव्स यू t प्लस 3। तो हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है इस रेंज के अंदर में। अब ये वाला केस लेते हैं। इस केस में क्या होगा, ये केस होगा जब हमारा t माइनस 1 माइनस 2 से बड़ा है और t प्लस 1 2 से छोटा है। यानी कि ये है जो t है दैट इज लेस देन 1 एंड इट इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो जब t जब -1 से 1 के बीच में है तो इन दोनों इंटीग्रल्स, इन दोनों फंक्शंस के बीच में कंप्लीट ओवरलैप है। तो उस केस में इसका इंटीग्रल क्या होगा, y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल t माइनस 1 टू t प्लस 1 डी टाउ। t माइनस 1 से t प्लस 1, क्योंकि इस रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए जो हमारा h है वो कंप्लीटली x के अंदर कन्फाइंड है। तो जो नॉन जीरो ओवरलैपिंग रीजन है वो h का रीजन है, क्योंकि h का रेंज x से छोटा है। तो हम रेंज जो लेंगे वो लेंगे जो h का रेंज है विच इज t माइनस 1 टू t प्लस 1। तो इसे हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। अब फाइनली हम अगर इस रेंज को अगर लेते हैं तो ये रेंज कब वैलिड है, व्हेन t minus 1 is less than 2 and t plus 1 is greater than 2, which implies t is less than 3 and greater than 1। यानी कि t जब 1 से 3 के रेंज में है तब हमारे दोनों फंक्शन के बीच में राइट हैंड साइड से ओवरलैप है। और इस केस में जो y ऑफ t होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम t माइनस 1 अप टू 2। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा अभी ओवरलैप राइट हैंड साइड में है। तो जो हमारा जो नॉन जीरो ओवरलैप है वो है फ्रॉम t माइनस 1 अप टू दिस पॉइंट विच इज 2। सिर्फ इस रेंज के बीच में नॉन जीरो ओवरलैप है, क्योंकि 2 के बाद में हमारा x 0 हो जाता है और t माइनस 1 के पहले हमारा जो h है वो 0 है। तो इस रेंज के बाहर में हमारा फंक्शन का वैल्यू जो है वो 0 होगा। तो इस रेंज में अगेन इंटीग्रेंड की क्या वैल्यू है, वो है अगेन यूनिटी, क्योंकि x और h दोनों ही यूनिटी हैं। सो दिस इज d टाउ विच इज इक्वल टू 3 माइनस t। तो अभी हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज 3 अलग अलग रेंज में आ गई है। एक रेंज में वो है t प्लस 3, एक रेंज में वो है कांस्टेंट 2 और दूसरे रेंज में वो है 3 माइनस t। तो अभी इस फंक्शन को हम अगर प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो पहले हम एक्सिस नोट कर दें, 1 2 3 -1 -2 -3। अभी हमारा जो रेंज शुरू होता है वो -3 से शुरू होता है, उसके पहले हमारा फंक्शन 0 है। तो -3 से जो -1 का रेंज है उसमें हमारा फंक्शन इज t प्लस 3 विच इज अगेन अ लीनियर इक्वेशन जो कि स्लोप 1 से इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्योंकि t का जो कोएफिशिएंट है वो है पॉजिटिव। तो हम अगर t इक्वल टू -3 लेते हैं तो वहां पे ये फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 0, यानी कि -3 पे जो हमारा पॉइंट है वो 0 पे है।
फिर इस रेंज का जो एंड पॉइंट है -1, हम अगर वहां पे आते हैं और यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी y की वैल्यू होगी -1 + 3 विच इज इक्वल टू 2। तो हम अगर यहाँ पे अगर 2 अगर लेते हैं -1 पे, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पे है, तो -3 से -1 टाइम पॉइंट तक हम लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं विद स्लोप ऑफ 1। फिर -1 के आगे क्या होता है, अभी -1 से आगे जाने के लिए हम इस रेंज पे आ जाएं विच इज -1 to 1। तो यहाँ पे हमारा जो y है वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2। तो अभी 1 तक हमारे y की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे हमने फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। और अभी 1 के बाद में क्या होता है, 1 के बाद में हम इस रेंज पे आते हैं, t इज फ्रॉम 1 to 3। तो इसकी जो वैल्यू है फंक्शन की वो है 3 - t। तो t इक्वल टू 1 पे क्या होगा, t इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 2 जो कि हमारा ऑलरेडी है, और t इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो तब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से अब हम फिर से एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे जो कि यहाँ पे आके मिल जाएगा। वो स्ट्रेट लाइन है हमें कैसे पता है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को बताता है जिसका स्लोप है -1, क्योंकि t का कोएफिशिएंट है -1, और क्योंकि कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है ये डिक्रीजिंग लाइन होगी। तो अभी वंस अगेन ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और हमें अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इक्वेशन को यूज करके तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट वंस अगेन हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करके बड़ी आसानी से इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। अगेन हम लिख सकते हैं दैट y ऑफ j ओमेगा विल बी इक्वल टू कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इनटू कैपिटल H ऑफ j ओमेगा। और कैपिटल X और कैपिटल H का एक्सप्रेशन हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि x ऑफ t और h ऑफ t दोनों ही रेक्टेंगुलर फंक्शंस हैं। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है जो हमें पता है उसको यूज करके क्या आता है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 ओमेगा बाई ओमेगा इंटू 2 साइन ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा। जो यहाँ पे साइन के अंदर में जो 2 है वो कहाँ से आया, क्योंकि जो x का जो रेक्टेंगुलर फंक्शन है उसका जो एक्सटेंट है वो है -2 से 2, दैट इज वाई वी हैव साइन ऑफ 2 ओमेगा। h का एक्सटेंट -1 से 1 है, उसीलिए हमारे पास साइन ऑफ सिर्फ ओमेगा है। तो ये है एक बहुत सिंपल तरीका कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। तो इस मॉड्यूल में हमने देखा कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल के 2 सिंपल एग्जांपल्स जो कि रिलेटेड हैं। तो आपको कोई भी कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल अगर कैलकुलेट करना हो तो आप इसी प्रोसेस को यूज करके आप उसे निकाल सकते हैं। तो अगले मॉड्यूल में हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। थैंक यू।